नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल संसद में 2 दिनों तक लगातार गहमा गहमी बहस के बाद आखिर में शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेने के लिए और फाइनल फाइनल वक्ता के रूप में, अंतिम वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है और उसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है। इसके पहले फिर अलग अलग पार्टीज के नेता अपना वक्तव्य देते हैं। हर पार्टी के नेता ने अपना वक्तव्य दिया। 102 मिनट तक प्रधानमंत्री बोलते रहे। लगभग 1.5 घंटे से भी अधिक उन्होंने भाषण दिया पार्लियामेंट में और एक प्रकार से विपक्ष सेल्फ गोल कर बैठी। लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा करने के पहले कि क्या-क्या हुआ, उस पर आज मैं एक विशेष बात आपको बताने वाला हूं। उस पर चर्चा करने के पहले एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी और जरूर करना चाहिए इस बात की तारीफ। मैं पहली बार अगर आप कहें कि पहली बार राहुल गांधी के भाषण से थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ हूं तो कल के भाषण से ही हुआ। भाषण के बहुत सारे आयाम होते हैं। एक तो कंटेंट, दूसरा उसकी डिलीवरी और तीसरा उसकी अर्जेंसी। अर्जेंसी का सीधा तात्पर्य है कि आप अपने भाषण में कितने ईमानदार रहते हैं, मतलब आप कितना दिल से बोलते हैं। तो राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी का कल का भाषण अच्छा था और ये सत्ता पक्ष भी मानता है, स्वयं प्रधानमंत्री भी इस भाषण को मानेंगे। एक आध दो अगर उनकी घटना को छोड़ दें, दम है तो दिखाएं। और जिस तरह से उन्होंने हाथ को मेज पर पटका और तब लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, माननीय एलओपी जी, आप थोड़ा सा हाथ अपना पटकना बंद कीजिए। वो एक लाइटर ये था, कॉन्वर्सेशन था। खैर, तो इसमें थोड़ी बहुत हास्य विनोद भी हुआ और राहुल गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी। कहा कि ठीक है, हमने कुछ जोर से ठोक दिया मेज को, तो आपने कहा तो मैं माफी मांगता हूं। ये सारी बातें टोकने पर, एक लाइटर कमेंट करने के ऊपर जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो भी सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं है। और मोटे तौर पर कल जो उनका स्पीच था, और मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में अगर बोले राहुल गांधी तो ज्यादा परिपक्व दिखते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें शायद उनके पास शब्द ठीक रहते हैं। हिंदी में कई बार वो गड़बड़ा जाते हैं या ठीक से बोल नहीं पाते हैं। हालांकि हिंदी भी उनकी अच्छी है, भाषा को लेकर के मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन कल का कंटेंट उनका ठीक था। जो सवाल उन्होंने पूछे वो ठीक से पूछे, डायलॉग डिलीवरी ठीक थी, अर्जेंसी थी, ऑनेस्टली वो पूछ रहे थे। लेकिन गलती कहां हो गई? इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने की जितनी आवश्यकता थी, या इसको जिस तरह से वो कह सकते थे, उन्होंने पेश किया। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं रहा कि अगर वो कांग्रेस के नेता नहीं होते, किसी अन्य पार्टी के नेता होते, तो वो तब उनका ये सारा सवाल बड़ा लाजमी होता। एक उनके पास तुरूप का पत्ता है 1971 के वॉर का, जिसमें इसमें कोई शक नहीं है कि इंदिरा गांधी की मजबूत इच्छा शक्ति का वो फल था और उस वक्त की सेना के भी शौर्य का वो फल था। बांग्लादेश को हमने अलग किया, पाकिस्तान को धूल चटाया, उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और फिर जेनेवा कन्वेंशन या और भी अपनी तरफ से भी, चाहते तो नहीं भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने छोड़ा और फिर हमने अपने धर्म का, अपने सनातन का निर्वाह करते हुए वो भी काम किया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जरूर तारीफ मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, और जितना मिलना चाहिए उससे अभी तक शायद मिल गया है। 50-51 वर्ष हो गए हैं, तो जितना उनको श्रेय मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो जरूर मिला है। ये एक अच्छा पक्ष है। बाकी कांग्रेस की जो गलतियां हैं, वो राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रही है।
और ये सबसे बड़ी समस्या अगर राहुल गांधी के लिए कुछ है, तो यही है कि उनकी जो लेगेसी है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बाकी कल का भाषण उनका अच्छा था, लेकिन उनकी लेगेसी, उनके जो पूर्व में किए गए कृत्य हैं पार्टी के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के और बड़े-बड़े नामों के, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और आज मैं आपको उन्हीं कुछ मुद्दों को आपके सामने रख रहा हूं, जिसे मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने संसद पटल पे बड़ी मजबूती से, मुखरता से पहली बार इस बात को कहा। मीडिया में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड किसी देश के प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों का आकलन कर रहे थे और उस आकलन से इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश को दुख हुआ है। ठीक बोल रहे थे प्रधानमंत्री जब उन्होंने पंडित नेहरू के समझौते का जिक्र किया, जब उन्होंने 2008 का जिक्र किया, जब उन्होंने 1992-93 का जिक्र किया, 2006 का जिक्र किया, कसाब का जिक्र किया, गिलानी का जिक्र किया, इन सारी जिक्रों में कांग्रेस पानी पानी हो गया मित्रों। और सबसे बड़ा जिक्र उनका, सबूत मांगा गया, वहां गए, वो सब उन्होंने बताया। किसी देश के नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया, ये प्रधानमंत्री का जवाब था। ये प्रधानमंत्री के का जवाब राहुल गांधी के उस उत्तर का था, जिसमें उस प्रश्न का था जिसमें राहुल गांधी पूछ रहे थे कि अगर है हिम्मत तो प्रधानमंत्री सदन में कहें कि डोनाल्ड ट्रंप लायर है, ही इज ए लायर। अब किसी के कहने की अपनी मर्यादा होती है, कहने के अपने तरीके होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहने का तरीका कुछ और चुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने की कोई पहल नहीं की, किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। खाली ट्रंप क्यों, अगर कोई और खलीफा बनना चाहें तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया कि किसी ने कोई पहल नहीं की। और ये जो प्रचार चलाया जा रहा है, ये पाकिस्तान का प्रचार है। पाकिस्तान इसे प्रचारित कर रहा है और पाकिस्तान ने ही ये खबरें लीक की, पाकिस्तान ने ही बताया अपने आका को, और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया, ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया। वरना प्रधानमंत्री को कोई ये कहे और प्रधानमंत्री का देश का विदेश मंत्रालय, विदेश फॉरेन सेक्रेटरी डंके की चोट पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि किसी देश के किसी नेता ने हमारी मध्यस्थता नहीं की और हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। ये कौन बोल रहा है? अगर हमारा विदेश सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री बोल रहे हैं, पूरा कैबिनेट बोल रहा है, राष्ट्रपति बोल रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिशियली आकर के प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। फिर भी आप ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आकर के बोलना चाहिए कि ट्रंप लायर है। आप तो ये कह सकते हैं कि ट्रंप लायर है, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप झूठे हैं। इस बात की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ कूटनीतिक बातें होती हैं, कुछ कूटनीतिक शब्द होते हैं, कुछ कूटनीतिक पंक्तियां होती हैं जिसमें साफ दिखते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, बिना छुपे भी कुछ कहा चला जाता है और बिना कहे भी, बिना छुपे कुछ सब कुछ दिख जाता है और बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो हमारे विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है इस दिशा में, कोई मध्यस्थता नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और भारत किसी भी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा,
तो वो समझिए देश के राष्ट्रपति का बयान है, वो समझिए देश के प्रधानमंत्री का बयान है, वो देश के विदेश मंत्री का बयान है, रक्षा मंत्री का बयान है, होम मिनिस्टर का बयान है, वो सीसीएस का बयान है, वो हमारी सेना का बयान है। अगर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फिर भी आपने सवाल किया, चलिए अच्छी बात है, सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको ये लिवरेज है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर भी आपको ये झूठ के बजाय आप शब्द का कुछ और चयन कर सकते थे। आप कह सकते थे कि जो कुछ भी ट्रंप साहब कह रहे हैं उसमें दम नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन आप एकदम वैसे स्टाइल में जो आम लोग की बोलचाल की भाषा होती है, गली मोहल्लों में लोग चर्चा करते हैं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपने सदन की एक प्रकार के गरिमा का भी पालन नहीं किया। खैर, यहां पर थोड़ी आपत्ति थी कि आपको प्रधानमंत्री से यह सवाल दूसरे तरीके से पूछना चाहिए था। आप कहना चाहिए था कि ये जो उनका जो स्टेटमेंट आया है उसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री देश को बताए। आपने सवाल पूछा कि नहीं वो झूठ बोले, कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपका एक अपरिपक्वता की थोड़ी सी निशानी है। खैर, प्रधानमंत्री ने आकर के आपको कहा कि किसी देश के किसी नेता ने कोई मध्यस्थता नहीं की, आपको जवाब मिल गया और ट्रंप को भी जवाब मिल गया। डिनाई कर दिया साफ साफ, नाम भी लेना उचित नहीं समझा, नाम लेकर के उनको तवज्जो देना भी उचित नहीं समझा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और मोदी जी ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये तो छोटी बात है। आज मित्रों मैं जिसके तरफ इशारा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कल सदन में एक ऐसी बात का जिक्र किया है जिसके बारे में हमें तो जानकारी है और लोगों को भी जानकारी होगी, लेकिन आम जनमानस को इसकी जानकारी अभी भी नहीं है। हमने कितने गलत काम किए जो पाप की श्रेणी में आता है, किन किन के कहने पर किए। आज राहुल गांधी इतना जोर जोर से सदन में बोल रहे हैं कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, हम बैंकरप्ट है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, सरकार चलाई कैसे जाती है इसके बारे में कोई विजन नहीं है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अब इनकी बैंकरप्सी का जो सबूत है अतीत के बैंकरप्सी का, जिसे हम सभी महान पंडित नेहरू का करके प्रचारित करते हैं, कुछ हद तक थे भी, लेकिन जितना प्रचार उनका किया गया, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, दिस कंट्री इज अबव योर इमेज, दिस कंट्री इज अबव योर मार्केटिंग, दिस कंट्री इज अबव योर ब्रांडिंग। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन इस देश में अगर किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार की सबसे अधिक ब्रांडिंग मार्केटिंग हुई है, किसी एक परिवार और किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों की, जो हमेशा देश से ऊपर रहा है, कितनी संस्थानें एक व्यक्ति के नाम पर है, इसके आंकड़े सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, हर जगह आप देख सकते हैं। 298 है कि 300 है, अकेले पंडित नेहरू के नाम पर, फिर मिसेस इंदिरा गांधी के नाम पर, फिर राजीव गांधी के नाम पर, फिर संजय गांधी के नाम पर, और अभी राहुल और प्रियंका और सोनिया की बारी नहीं आई है, उनके नाम पर भी आपको मिल जाएगा। ये ब्रांडिंग नहीं है तो क्या है? ये मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? ये सेल्फ इमेज को देश से ऊपर रखने का काम नहीं है तो और क्या है? आपको स्वतंत्रता है मोदी से सवाल पूछने का, आप पूछिए, जरूर पूछिए। मोदी ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोदी मार्केटिंग कर रहे हैं, जरूर पूछिए, लेकिन ये पूछे कौन? जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक फिल्मी गाना है, आपको मालूम होगा, यार हमारी बात सुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। माने पत्थर अगर कोई किसी को मारना है तो पत्थर वही मारे जो अगर किसी पापी को आप पत्थर मारने जा रहे हैं तो वही पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया हो। वो व्यक्ति सवाल कर रहे हैं, वो व्यक्ति कटघरे में कर रहे हैं कि ये दिस कंट्री इज अबव योर इमेज। जिन्होंने सिर्फ इमेज बिल्डिंग का काम देखा है, जिन्होंने सिर्फ इमेज बिल्डिंग का ही को सीखा है,
जिन्होंने सिर्फ एमएस बिल्डिंग को ही महसूस किया है। पूरा नेहरू गांधी खानदान अपने ब्रांडिंग को लेकर के प्रचलित रहा। सबूत है उनके। मोदी के नाम पर एक स्टेडियम है अभी अहमदाबाद में, और अभी तक मोदी के नाम पर ऐसा कुछ कोई इंस्टीट्यूशंस मैंने तो नहीं देखा है, एक आध दो को अगर छोड़ दें तो, वो भी गलती से। अभी वो देश के प्रधानमंत्री है तो हर जगह चर्चा होती है। मनमोहन सिंह भी थे तो चर्चा होती थी। मनमोहन सिंह की आप ब्रांडिंग होने नहीं दिए, नरसिम्हा राव की ब्रांडिंग आप होने नहीं दिए। ब्रांडिंग तो छोड़ दीजिए, नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तो नरसिम्हा राव को अपने पार्टी के कार्यालय में श्रद्धांजलि पाने की अनुमति नहीं मिली। पार्थिव शरीर को, जिंदा तो छोड़ दीजिए। आप सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से, अपनी पार्टी में किसी और की ब्रांडिंग आप नहीं देख पाते। और बड़ी चर्चा होती है कि मिसेस गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही लगाए हुए वृक्ष को वो हिला करके रोज देखती थी कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ लिया। और ये कहावत है कि वो अलग अलग स्टेट में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे उनको वो टटोलते रहती थी कि कहीं ये मजबूत नेता तो नहीं बन रहा है, अगर मजबूत बन रहा है तो हटा दो। ये तो थी आपकी खुद के प्रति सेल्फ इमेज को लेकर के नार्सिसिज्म का इतना बड़ा नाच किया जिसको दुनिया ने देखा, देश ने देखा है। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी आपको उत्तर नहीं देंगे। मैं मोदी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि कैसे आप लोग सेल्फ गोल कर लेते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं। इसका जवाब आम जनता को बेवकूफ मत समझिए, आम जनता सब समझती है। उनको मालूम है कि आप क्या पूछ रहे हैं। आपने उनको सेल्फ इमेज, डिक्टेटर, मार्केटिंग मैन, ब्रांडिंग मैन कह करके एक प्रकार से संबोधित किया, लेकिन सेल्फ इमेज, डिक्टेटर, मार्केटिंग, ब्रांडिंग आपके खानदान की थाती रही है, पूंजी रही है। तो आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। पानी पानी कैसे हुआ कांग्रेस। मित्रों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक संधि का जिक्र किया। ये संधि हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को। संधि करने वाले दो लोग थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। संधि थी दो देशों के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के। 6 नदियां थी, 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के पूरी संधि हुई। और ये जो संधि हुई, ये संधि किसने करवाई ये बाद में मैं आता हूं। पहले जो पूर्वी नदियां थी उसमें ब्यास, राबी, सतलज, और पश्चिमी नदियां थी सिंधु, चिनाब और झेलम। ब्यास, राबी, सतलज पूर्वी नदियां, और पश्चिमी जो बिल्कुल ऑलमोस्ट पाकिस्तान पश्चिमी नदियां थी झेलम, चिनाब और सिंधु। ये 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के एक संधि हुई। संधि सबसे बड़ी हैरानी की बात मित्रों यह है, संधि करवाई किसने। संधि करवाई वर्ल्ड बैंक ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये यूएन, वर्ल्ड बैंक, इन एजेंसियों को अब थोड़ा कुछ रीलर्न कीजिए। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उसको कूड़ेदान में डालिए, ठीक से पढ़ना शुरू कीजिए और नया रिसर्च करना शुरू कीजिए। हर विषय में मैं कह रहा हूं आपको, हर विषय में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इन सबको, खास तौर से मेडिसिन और हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। इसका इतिहास बहुत ही गलत हम लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया। इसके बारे में
ध्यान से थोड़ा तहकीकात करना प्रारंभ कर दीजिए। तो ये सतलज, राबी और झेलम, चिनाब, ये सारी नदियों के जलों के बंटवारे को लेकर के एक संधि हुई और संधि करवाने की मध्यस्थता कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। वर्ल्ड बैंक क्या करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए लोन देने का काम करती है अलग अलग देशों के, उसके बदले में वो सूद लेती है, इंटरेस्ट लेती है। और उसके बाद वो बैंक तो आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए पैसा देती है, लेकिन उसके सहारे कॉर्पोरेट्स और पीछे से जो बिजनेसमैन आते हैं वो आपके इकोनॉमी पर कब्जा करते हैं। ये मॉडस ऑपरेंडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक के आजकल बड़े 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 बिजनेसमैन जो दुनिया के हैं वो डोनर्स हैं। वो वर्ल्ड बैंक को डोनेट करते हैं पैसा, डोनेट नहीं करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं अब तुम महाजन की तरह अलग अलग देशों को पैसा दो और फिर उसके बाद उनकी बाह मरोड़ो, और बाह मरोड़ोगे तब फिर मैं पहुंच जाऊंगा रेमेडी के रूप में। मतलब तुमने पैसा दिया, अब तुम पैसा मांगोगे, इंटरेस्ट मांगोगे, वो देने की हालत में नहीं होगा, फिर मैं पहुंचूंगा। क्या परेशानी है आपको? मैं यहां पर व्यापार करना चाहता हूं, मैं यहां पर बिजनेस करना चाहता हूं, मैं बिजली का प्लांट लगाऊंगा, मैं न्यूक्लियर प्लांट लगाऊंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आऊंगा, मैं हाउसिंग का काम करूंगा, मैं एजुकेशन में आ रहा हूं, मैं हेल्थ सेक्टर में आ रहा हूं, आप मुझे अनुमति दे दीजिए साहब, ले लीजिए। तो कौड़ियों में आपको अनुमति दे दी, फिर वो बिजनेस करने लगा, यहां से कमाया, वो खुद भी ले गया, और वो वर्ल्ड बैंक को तब तक वर्ल्ड बैंक की लाइनिंग करके कहा कि अब ज्यादा पैसा मत मांगो, अभी थोड़ा रुक जाओ, धीरे धीरे इससे पैसा लो, थोड़ा मुझे और पैर फैलाने दो। कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, सबको हंसी आई थी कि 2014 में भारत आजाद हुआ। आप उसके लिटरल मीनिंग पर मत जाइए। अगर आप वाकई में भावार्थ समझना चाहते हैं और वाकई में डिग करना चाहते हैं, वाकई में शोध करना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि बयान तो हालांकि उसने कंगना को हो सकता है बहुत कुछ नहीं मालूम हो, उन्होंने दे दिया, लेकिन कंगना ने बहुत सही बात कह दी। ये बात सही है कि अभी भी आप आजाद नहीं हैं। आपका आपकी इकोनॉमी पर मल्टीनेशनल्स कंपनियों का कब्जा है। अब आप कहिए कि नहीं तो ग्लोबल विलेज है, वहां भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहां भी हमारे काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये सुनने में देखने में अच्छी लगती है। अभी जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आती हैं और कैसे हमारे हमने इसके ऊपर बहुत सारे शो किए हैं कि कैसे हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बनाया हमारे ही यहाँ के सो कॉल्ड तथाकथित बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ये इन्फोसिस ने, ये विप्रो ने, ये टीसीएस ने। ये देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये देश के लिए दलाली कर रहे हैं और बड़ी कंपनियों के आउटसोर्सिंग मशीन बनकर के खड़े हैं। सच्चाई ये है। हमारे इंजीनियर्स को इन्होंने इंजीनियर्स बनने नहीं दिया। उदाहरण देता हूं, भारत का आज तक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोस, अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर किया, 2006 में शुरू हुआ था बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट का था, लेकिन 2006 से लेकर के 2023-24 तक वो डिफंक्ट रहा। अभी 24 में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से उसको रीएक्टिवेट किया है, लेकिन 10 साल लग गए इनको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से रीएक्टिवेट करने में। यह है कब्जा। लेकिन खैर उन्होंने एक्टिवेट किया, लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन जो जो की सेक्टर्स हैं वहां पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग जाइंट्स बन रहे थे, बड़ी बड़ी कंप्यूटर की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को कह रहे थे, इन्होंने भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करना था, इन्हें गूगल के लिए काम करना था या अन्य बड़ी कंपनियों के लिए काम करना था, और अपने इंजीनियर्स को ऑपरेटर बना करके रखना था, उनके स्लेव बन करके ये काम कर रहे थे। इसलिए आपको इन्फोसिस के मालिक के प्रति कोई भी संवेदना रखने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझिए वो वेल्थ क्रिएटर हैं और इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। नो, नॉट एट ऑल। वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, वो बौद्धिक रूप से बेईमान है। उनकी बौद्धिक बेईमानी को लोगों ने देखा नहीं। अब हालांकि हमारी सरकार धीरे धीरे इन सब चीजों को समझ चुकी है, अब उस दिशा में काम कर रही है। खैर, उस पर कभी और आऊंगा।
ये जो सिंधु जल संधि था, उसका जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मित्रों, संधि क्या थी कि हमारी नदियों का पानी, सारी नदियों का उद्गम स्थल भारत होकर के जा रहा है और भारत में भी कुछ बलूचिस्तान में, कुछ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, कुछ हमारे देश में तो गुजरात ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, सब में ये नदियां बह रही हैं। हमारे हमारे देश से होकर के नदी जा रही है, उद्गम स्थल हमारे यहां पर है, हिमालय की तराई हो या कश्मीर का वैली हो, कुछ भी हो। और उन नदियों का अधिकतर पानी पाकिस्तान को दिया गया उस समझौते के तहत 80%। और वर्ल्ड बैंक इसका समझौता कर रहा था। वर्ल्ड बैंक चाहता था कि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी मजबूत बनाओ, तब जब ये मजबूत बनेगा तो भारत के साथ ये लड़ाई करने की स्थिति में होगा। क्यों देंगे? जब तुम हमसे अलग हो गए, हमसे तुमने दुश्मनी पाल ली, हमसे अलग हो गए, जाओ, हम नहीं देंगे तुमको ये पानी। और अगर देंगे तो 80% क्यों देंगे? 50-50% पे आ जाओ। 80% पानी हम आपको देंगे। उदात्त मन देखिए इनका, कोई उदात्त मन नहीं था। ये बीच में एक जो मध्यस्थता करने वाली एजेंसी थी, वो अपना बिजनेस हित साध रहा था और मध्यस्थता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने रख दिया हाथ कि आप करो साइन। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फौरन से साइन कर लिया। खाली 80% पानी आप लेंगे नहीं और 20% पानी हम लेंगे नहीं। कल जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, उसे सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप भौचक्क रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि डैम बनाने का काम, इरिगेशन में और भी कोई काम था, उसके डीसिल्टिंग पर भी प्रतिबंध था। मतलब अगर मान लीजिए कि डैम भर जाए या हम पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं पर कहीं नदी बना रहे हैं, कहीं नाला बना रहे हैं, कहीं नहर बना रहे हैं, उस नहर से पानी को ले जा रहे हैं, तो उसमें जब पानी आएगी तो उसमें गाद भी आएगा, उसमें मिट्टी भी आएगी, वो भर भी जाएगा, फिर भर जाने के बाद फिर पानी उधर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो पानी को निर्बाध गति से बहने के लिए डीसिल्टिंग जरूरी होती है, चाहे नहर में हो, चाहे बांध में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। तो नहर से डीसिल्टिंग के लिए भी परमिशन नहीं दिया गया उस संधि में और उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर किया। और इसकी बात वर्तमान प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खतरा नहीं था इसके ऊपर। 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार थी, माननीय चंद्रशेखर जी, बड़े समाजवादी चंद्रशेखर जी की देखिए। पहले कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, बाद में कांग्रेस ने वापस कर लिया, लेकिन कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, मैंने नहीं किया था, वो चंद्रशेखर जी की सरकार थी। समर्थन कौन दे रहा था? किसके समर्थन पे था चंद्रशेखर जी की सरकार? कांग्रेस के समर्थन पे था। और कांग्रेस ने क्या ह्यूमिलिएशन किया था, ये सबको मालूम है। 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार, जो कांग्रेस की समर्थन से सरकार बनी हुई थी, उसने एक समझौता किया भारत पाकिस्तान के बीच में। समझौता हुआ कि हमारे यहां अगर कोई सैनिक ट्रुप का कोई मूवमेंट होगा तो इसकी जानकारी हम पहले आपको दे देंगे। मतलब हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। इवन कि हमारा हमारा सैनिक अगर घर से बाहर निकलेगा चाय पीने के लिए, तो यह भी हम बता देंगे आप। यही तो हुआ इसका मतलब, कि सैनिक ट्रुप का अगर कोई सैन्य मूवमेंट होगा, सैनिक बटालियन का, तो उसकी जानकारी भारत को पाकिस्तान को देनी है। अब पाकिस्तान भी देगा। लेकिन भारत ने यह समझौता क्यों किया कि भारत को इस जानकारी देनी है? कौन है पाकिस्तान? आप किस दबाव में थे? किसके दबाव में थे? क्या कर रहे थे?
वहां नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हुआ। आपको राहुल गांधी जी सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, ये सवाल कोई और पूछता तो बात बन जाएगी। आप और आपकी पार्टी के लोग अगर पूछेंगे तो आप समझिए कि शीशे के घर में रह रहे हैं। एक पत्थर चला तो पूरा घर बिखर जाएगा। वही किया आपने। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर डिमांड कर दिया, चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम सबको मालूम था कि इसमें आप बैकफुट पर होंगे और बैकफुट पर चले गए। भाषण अच्छा दिया, इसकी मैंने आपको तारीफ की, लेकिन जब बात निकली तो भाषण अच्छे देने से, अच्छी भाषा बोल लेने से, लब्बो लुआब पूरा अगर आपने कर दिया तो उसका कुछ फायदा मिला नहीं आपको। पार्टी बैकफुट पर रही। क्यों? क्योंकि पार्टी के जो इतिहास थे उसको प्रधानमंत्री ने खोल के रख दिया और उसके पहले गृह मंत्री ने खोल के रख दिया। 2008 में आपका अप्रोच क्या था? 1991-92 के ब्लास्ट में क्या अप्रोच था? 2006 के बाद आपने क्या किया वो देखा पूरी दुनिया ने। तो आपका जो टेररिज्म को लेकर के जो अप्रोच है उसको होम मिनिस्टर ने एक्सपोज किया और प्रधानमंत्री ने टोटलिटी में जो भारत और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के आपका अप्रोच रहा है, फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम 1947 का उन्होंने अकाउंट दे दिया, 47 से लेकर अब तक का बैकफुट पर चले गए। और ये जो एग्रीमेंट था सिंधु जल संधि, ये संधि तो कांग्रेस को पानी पानी कर दिया। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि नहीं नहीं हम तो डिसिल्टिंग भी नहीं करेंगे, डिसिल्टिंग का भी काम नहीं करेंगे, हम 80% पानी आपको देंगे। 65 वर्ष के बाद पहली बार 65 वर्ष के बाद 1960, 19 सितंबर 1960 को हुआ था एग्रीमेंट। उसके बाद आज 2025 में इस संधि को रिजेक्ट कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया और अब यह संधि होने वाली नहीं है। पानी रोक दिया गया, खत्म खेल, चलेगा नहीं। अब वो डिसिल्टिंग का काम होगा, वहां की जो नहरें हैं वहां डिसिल्टिंग का काम होगा, जहां से इन नदियों से सिंचाई का जो कुछ भी प्रबंध किया जा रहा है वो अब निर्बाध गति से होगा। अगर उन नदियों पर हाइड्रल प्रोजेक्ट लगना है तो वो भी लगेगा। अब वो सारा खेल खत्म, क्योंकि हमको हाइडल प्रोजेक्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि पानी तो जा रहा है उधर, हम पानी रोक नहीं सकते, हमारी संधि है, खेल खत्म। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। आप एक इलाके को ड्राउट प्रोन कन्वर्ट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के सीने पर यह वार हुआ है। ये गोली से भी खतरनाक है, बारूद से भी खतरनाक है। जो 9-10 एयरबेस उसके ध्वस्त हुए हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक हुआ है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है। उसको मोदी ने तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी घटना है। देश के किसी भी आम जन ने कोई कल्पना नहीं की होगी कि भारत सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर देगा, और सिंधु जल संधि सस्पेंड किया। बाकी तो टेररिस्ट के सारे मुख्यालय को नेस्त नाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, यह बताने की जरूरत नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि और क्या, आगे क्या, ये हो गया तो इसके बाद क्या। अभिनंदन का जिक्र किया उन्होंने, इस बार की बीएसएफ का जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अभिनंदन फंस गया तो कहा कि अब ये फंस जाएंगे, अभिनंदन को भी हम ले आए और तन करके लेके आए। इस बार बीएसएफ का जवान फंसा, उसको भी तन करके ले आए। अब हमने जब स्ट्राइक किया, पूरी दुनिया बोल रही है स्ट्राइक हो रही है, तो ट्रंप मध्यस्थता क्यों कर गया। अभी हो रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, सबको मार दिया। अब जो पुलवामा के जो पहलगाम के जो अब ये आतंकी हैं, उसकी को आपने अभी तक पकड़ा नहीं, तो ऑपरेशन महादेव के चला करके सोमवार के दिन खत्म हो गया। तो कहा सोमवार के दिन ही क्यों। अब ये सारे सवाल आप पूछते रहिए, पूछना चाहिए आपको, लेकिन पूछे कौन, पात्र कौन हो। सवाल अगर महत्वपूर्ण हो, पूछने वाला भी महत्वपूर्ण हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोदी ने कल
सदन में एक प्रकार से सिंधु नदी का शटर खोल दिया और उसमें उनके जितने आरोप थे वो बह गए। कोई काम नहीं आया और विपक्ष पानी-पानी हो गया, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पानी-पानी हो गया। बोलती बंद कर दी मोदी ने। तो मोदी को आता है विपक्ष से डील करना। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।